नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइन से हमारे पास, ये ग्रीन वाली है ना। इसका सपोज करते हैं कि इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच का एंगल चाहिए हमको। ऑब्वियसली दो टाइप के एंगल बनते हैं ना, एक ऑब्ट्यूज बनता है, एक एक्यूट बनता है ना। एक्यूट वाले को मैं थीटा मान रहा हूँ, ऑब्ट्यूज वाला क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। अच्छा, इनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लगाए, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा जिससे पॉजिटिव है। तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए हमको फॉर्मूले में दिख रहा है कि m1 m2 यूज हुआ है, मतलब उसका स्लोप, राइट। तो स्लोप या तो हमें पहले से पता होगा या तो उसके इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। अभी जो लास्ट हमने देखा है उसमें स्लोप m1 कैसे आया था, है ना, फिलहाल ये m1 है, m1 कैसे आया था, माइनस ए बाई बी, राइट। तो माइनस a1 बाय b1 स्लोप हो जाएगा m1, और m2 क्या हो जाएगा, m2 विल बी माइनस a2 बाय b2। और जब हम इस m1 और m2 की वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, है ना, थीटा के बीच में, मीन्स इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, जरा रख के देख लो, है ना, a1 माइनस a1 बाय b1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a2 बाय b2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a1 a2 अपॉन b1 b2। ठीक है, हमने एलसीएम लिया और जो भी कट रहा था उसको काटा, तो आंसर आया a1 b2, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, है ना। और इसमें आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके, मॉड है ना, माइनस कॉमन लेके सुंदर तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू बी वन अपॉन ये जो बी वन बी टू था एलसीएम था उससे कट गया, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन अपॉन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक है, ये है टेन थीटा की वैल्यू इस बार। तो हमें दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। ये है थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं हम लोग इसलिए मॉड ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेन के अंदर एक्यूट एंगल जाता है तो हमेशा पॉजिटिव देता है। ठीक है, इसका मतलब इसका उल्टा भी सही होगा कि अगर मैं पॉजिटिव अंदर डालता हूँ इधर, पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर कैसा आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और हमें अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है ना, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या है, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू ये है या फिर ये वाली वैल्यू लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर चाहिए तो, है ना। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी कंडीशंस, कि अगर दो लाइंस के बीच में कोई एक स्पेसिफिक एंगल हुआ तो क्या होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। ठीक है, तो नंबर वन, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर लाइंस पैरेलल है ना, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा विल बी जीरो। और थीटा जीरो है तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा विल बी जीरो, टेन जीरो जीरो होता है भाई, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा, है ना, इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो चला गया डिनोमिनेटर जीरो की तरफ, है ना। और एम वन माइनस एम टू विल बी जीरो, विच इज एम वन इज इक्वल टू एम टू, है ना। हाँ, ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका एम सेम होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई अगर पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा बना रही है तो वो वाली भी तो थीटा बनाएगी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये भी एक तरीका है। दूसरी बात, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा,
ठीक है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, तो क्या होगा, अब थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, है ना। लाइंस कैसी थी, लाइंस ऐसी परपेंडिकुलर थी, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे थीटा 90, तो टेन थीटा कितना होगा, है ना, इनफिनिट हो जाएगा, या फिर इसको मैं 1/0 बोल देता हूँ। ठीक है, तो 1/0 जब करोगे यहाँ पे इसको, 1/0 जब पुट करोगे इसको, तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर है वो 1 के पास जाएगा, और 0 जो है वो m1 - m2 के पास जाएगा, और आएगा क्या, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, या फिर m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, है ना। ये जो है कंडीशन है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं दोनों ही कंडीशंस को इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, तो इसमें क्या आएगा, लेफ्ट वाले में, है ना, मींस पैरेलल वाले में क्या आएगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा, है ना, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, या फिर, है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देखोगे तो ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि आप इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी कोफिशिएंट्स के रेशियो को भी देख के बता सकते हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कि अगर एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है -4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका a क्या है, 2 है, इसका b क्या है, -3, इसका a -4 और b +6। अभी रेशियो देखो आप, 2/-4 एंड -3/6, दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना, तो रेशियो ये दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बार रेशियो इक्वल, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। अगर रेशियो इक्वल नहीं आएगी तो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यही कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0, 0 करूंगा, ये आएगा। अब 1/0 किया तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर, है ना, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। या फिर अब ये डायरेक्टली कर लो, है? ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मीन्स एक इक्वेशन लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन था। उसके बाद एक था -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, है ना। अगर ये दोनों लाइंस की मैं a1 a2 प्लस b1 b2 निकालूं, तो a1 a2 करेंगे तो -6, b1 b2 करेंगे तो +6, दोनों को ऐड करो, आया 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस, एंड दिस आर द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या, और ये जो कंडीशंस हैं ये दोनों और ये मिला के उसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। ठीक है, कि अगर मुझे एक लाइन पहले से पता है, उसके पैरेलल किसी और लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सपोज ये पैरेलल है ना, तो कैसे लिखेंगे, या अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है दूसरी तो कैसे लिखेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सपोज करते हैं कि जो हमें गिवन लाइन है वो m1 उसका स्लोप है, और उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी गिवन लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और जो पैरेलल लाइन है उसको मैं कुछ और बोल दे रहा हूँ, उसका नाम सपोज करते हैं p है, और इस लाइन का नाम जो परपेंडिकुलर है उसका नाम q है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, p और ये जो गिवन लाइन l थी वो पैरेलल, तो इसलिए क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ l और स्लोप ऑफ p होगा,
वो दोनों इक्वल होगा, राइट। और स्लोप अगर इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू m ऑफ l, ऑब्वियसली, है ना। दोनों को हम सपोज m बोल देंगे, है? और अगर यहाँ पे मैं m1 की वैल्यू लिखूँ तो माइनस a बाय बी आनी चाहिए, है ना। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप ऐसा है तो इसका स्लोप भी सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि जो ए और बी वाला पार्ट है वो सेम किया जा सकता है ना। मीन्स ये तो रेशियो है ना, रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब इसको अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं या कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स और वाई वाला पार्ट को हम सेम कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कुछ और कांस्टेंट, सपोज करते हैं लैम्डा वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जीरो। मतलब उसका ये वाला एक्स और वाई वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अगर किसी गिवन लाइन के पैरेलल कोई लाइन चाहिए तो उसका एक्स और वाई वाला पार्ट चेंज नहीं करेंगे और कांस्टेंट को चेंज करके बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो लाइन गिवन लाइन के पैरेलल होगी। नेक्स्ट, अगर परपेंडिकुलर लाइन क्यू की बात करते हैं तो सपोज करते हैं उसका स्लोप है माइनस ए बाय बी, है ना, कैपिटल बी मान लेते हैं। और जो गिवन लाइन है उसका स्लोप तो ये था माइनस ए बाय बी स्मॉल में। दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए, है ना। माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक रिलेशन तो हमें पहले से पता है कि एम वन एम टू क्या होगा, माइनस वन होगा, है ना। और दूसरा क्योंकि यहाँ पे ए बाय माइनस ए बाय बी को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको राइट साइड भेजूंगा तो आएगा बी बाय ए, है ना। तो माइनस ए बाय बी और बी बाय ए इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो नई लाइन है उसका स्लोप और पुरानी लाइन का बी बाय ए वो दोनों इक्वल होना चाहिए। मीनिंग कि मुझे जो नई लाइन मिलेगी उसका स्लोप होना चाहिए बी बाय ए। वो कैसे होगा, अगर मैंने इस पुरानी इक्वेशन में एक काम किया कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया, है ना, और बीच में एक माइनस साइन डाल दिया, मीन्स जो साइन था उसको चेंज कर दिया, और प्लस में एक कांस्टेंट डालेंगे कुछ और लैम्डा सपोज, है ना। ये जो इक्वेशन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि मैंने एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया है और बीच के साइन को भी चेंज किया है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर line, and this is equation of parallel line, है ना। याद रहे पैरेलल लाइन में ये वाला पार्ट ए एक्स और बी वाई वाला पार्ट सेम हो सकता है। मीन्स एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ उसका। सपोज ये एक लाइन है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो मैं लिखूंगा पैरेलल लाइन विल बी टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लैम्डा। और अगर परपेंडिकुलर चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लिखूंगा, मैंने एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया है, थ्री एक्स और टू वाई और बीच का साइन प्लस था मैंने माइनस कर दिया, प्लस कोई लैम्डा। ये इक्वेशन होगी परपेंडिकुलर लाइन की, ओके। आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्करेंस ऑफ लाइंस। अगर तीन लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, ब्लू ग्रीन और रेड, अगर तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं तो इनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए तीन लाइंस चाहिए, राइट। तो अगर वो तीन लाइंस कॉन्करेंट होंगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और अगर ट्रायंगल नहीं बना तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा जीरो, है ना। और अगर ऐसा है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट क्लासेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊंगा, जो कि ये होता है ना, सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिखते हैं, है ना, एक डिटरमिनेंट में, और उसको जीरो होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये हाफ तो क्या है, नंबर है, अगर हाफ टाइम समथिंग जीरो है तो ये ना नंबर भी जीरो है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे देखो जरा इस कंडीशन को देखो कि अगर ये तीन इक्वेशंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज जीरो, एंड ये दोनों, ये अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं तो इनसे फॉर्म होने वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो जीरो होगा। इसलिए ये चीज होती है ना, ये सेकंड कंडीशन इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखने वाली है
अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट होंगी तो उन उनमें से किसी दो का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लूँ तो वो थर्ड लाइन पे लाई करेगा, राइट। देखो रेड और ग्रीन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस ब्लू वाले पे लाई करेगा, राइट। तो ये तीनों कॉन्करेंट होंगे। हमें दो चीजें याद रखनी है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प लेंगे, ठीक है।